जिस तरह से देश के आगे आज प्रधानमंत्री जी एक बात रखना चाहते हैं कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जो है महिला आरक्षण के खिलाफ थे और महिला आरक्षण को उन्होंने पारित नहीं होने दिया। मैं आज आपके समक्ष जो तथ्य रखना चाहती हूँ वो इस प्रकार है कि महिला आरक्षण को तो मुझे लगता है कि 2023 में जब ये बिल विधानसभा और लोकसभा में आया, इसको तभी पारित कर दिया गया और सर्वसम्मति के साथ विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने इसे पारित किया। ये अपने आप में एक मिसाल थी, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी जिस तरह से उस बिल को पारित किया गया। सभी लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ 543 में से 543 लोगों ने इसमें भागीदारी दी और इसको समर्थन दिया। 2026 में इसको फिर से लाया गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 में जब इस बिल को लाया गया तो इस बिल को टालने की और इसको अनिश्चित काल तक रोकने की कैसे कोशिश की गई। इसको परिसीमन से जोड़ दिया गया, इसको जनगणना से जोड़ दिया गया। कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और उसके लिए जोर शोर से आवाज़ हमेशा से उठाती रही है। हम ही थे जिन्होंने इसको नगर निकाय में दिया और इसे नगर पालिकाओं तक पहुंचाया, पंचायतों तक पहुंचाया और महिलाओं को सशक्त किया पंचायतों के अंदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर। हमने संशोधन किए 73 और 74 और बिना किसी लाग लपेट के, ये चीज़ आपको समझने की है कि हमने परिसीमन या जनगणना जैसी कोई शर्तें उसमें लागू नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि महिला सशक्त हो। आज जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो क्या थी? वो चाहते थे कि महिला संरक्षण की आड़ में वो भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण देना चाहते थे। वो चाहते थे कि अनंत काल तक उनकी सत्ता बनी रहे। वो किस तरह से? उन्होंने इस 543 की लोकसभा को खुद ही सोच लिया, घर में मनगढ़ंत कहानी बना के किसी 850 की कर दिया जाएगा और महिला संरक्षण को इस तरह से बना दिया। अब बताइए मुझे कि 850 का आंकड़ा आया कहाँ से? क्या उन्होंने किसी विपक्षी दल की मीटिंग की? क्या कोई सर्वे हुआ कि 850 की पार्लियामेंट बना दी जाएगी? अब मैं आपसे ये जानना, आपके द्वारा, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये 543 के अंदर हमने ये मांग की थी 2023 में ही कि आप आज से इसको लागू कर दीजिए, उस वक्त 2024 के चुनाव थे, हमने आपसे कहा कि इसे आज और अभी लागू कर दिया जाए। आपने इसको परिसीमन से जोड़ा, आपने इसको जनगणना से जोड़ा ताकि इसमें देरी हो सके और इसमें टाल मटोल की राजनीति आपने की। आपकी कभी मंशा नारी को सशक्त करने की नहीं रही। आप चाहते थे कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे आप देश और दुनिया को गुमराह कर सके। आज आपकी मंशाओं को उजागर करते हुए विपक्ष ने आपकी मंशाओं को बिल्कुल धराशायी किया है। आपकी मंशाओं पे जिस तरह से आज लोकतंत्र की जीत हुई है, ये अपने आप में एक मुबारक कदम है। आपने जनगणना, जिससे आप उत्तर और दक्षिण को लड़वाना चाहते हैं, आप भारतीय संघीय ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं, आप भारतीय फेडरल सिस्टम जो है उसके ऊपर आपने एक बड़ा प्रहार किया है। आप चाहते हैं कि जहां आपका होल्ड है, आप हिंदी पट्टी भाषा जो है, जहां आप उत्तर प्रदेश और जो आपके बिहार या जैसी बाजी जहां पे आपका एक होल्ड है, आप वहां चाहते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन के सहारे आप वहां आप उसका नंबर बढ़ा दें, आप आंकड़े बढ़ा दें और जहां से आपको पता है कि आपको वोट कम मिलते हैं, ये ना के बराबर मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, जैसे आपका बंगाल हो गया, वहां से आप इन आंकड़ों को कम करना चाहते हो। तमाम उत्तर में आप इस आंकड़ों को कम करके आप अपनी राजनीतिक को संरक्षण देना चाहते थे। उस मंशा को भांपते हुए विपक्ष ने एकजुट होकर आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी मुझे लगता है कि आपकी मंशा कहीं नहीं थी कि आप महिला को आरक्षण दें। आपकी मंशा अगर महिला आरक्षण की होती तो आप इस बिल को उसी तरह से बिना किसी लाग लपेट के उसको पेश करते और उसको अमेंड करते हुए आप उसको लागू करते। आज भी आपने देखिए विशेष सत्र भी चुनावों के दौरान बुलाया, जब बहुत सारे सांसद अपने अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। ये समय नहीं था एक विशेष सत्र बुलाने का। आपने बुलाया, विपक्ष ने फिर भी आपका साथ दिया। हम सब आए, हम सब ने आपसे आग्रह किया, बार बार आग्रह किया कि इसको जनगणना से मत जोड़िए, इसको परिसीमन से मत जोड़िए, लेकिन आपने परिसीमन जैसी योजनाएं जो तटस्थ प्रक्रिया नहीं है, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें आप चाहते हैं कि आप देश में ऐसी रेखाएं खींचें जो आपके अनुसार खींची जाएं। आप आज भी देखिए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर जैसे, जहां की जिसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है,
इसी तरह से गोवा, ऐसे बहुत सारी प्रदेश है जहां के लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बहुत कम है और जिनकी आवाज आज भी पार्लियामेंट के अंदर सुनाई नहीं देती। उन राज्यों का क्या? आपको चाहिए था कि उन राज्यों को सशक्त किया जाए ताकि जो भारत की एकता है, अखंडता है, उसको और मजबूती मिले, उसे और बल मिले। जहां आगे ही आंकड़े 80 से ऊपर हैं उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों के अंदर, आप वहीं इसको बढ़ाना चाहते हैं। यह आपकी साफ मंशाओं को दर्शाता है कि आप जो भारत का भूगोल है उसको नया एक दिशा देना चाहते हैं, आप नया भूगोल लिखना चाहते हैं, जिसकी अनुमति आपको नहीं मिली, आपको लोकसभा में मुंह की खानी पड़ी। आज भी मुझे लगता है तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक होकर आपसे कहा कि आप सोमवार को एक जो सत्र आपने जिस तरह से बुलाया, आप एक और सत्र बुलाइए सोमवार को और हम सब एक आवाज में इस बिल को पारित करेंगे। आप 543 की जो ये लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर हम इस मत को एक आवाज में पारित करेंगे और एक नई मिसाल कायम करेंगे, देश को एक नई दिशा देंगे। नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिलेगी। नारी सशक्तिकरण एक नारा न रह के उसे एक रूपरेखा देने का कार्य करिए नरेंद्र मोदी जी। बल्कि हमने देखा कि कल जिस तरह से उन्होंने देश को संबोधन किया और जिस तरह से ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को उन्होंने गिराया। जब आप एक संदेश एक ऑफिस से देते हैं तो आप एक प्रधानमंत्री होते हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के आप उसमें आप राजनीतिक पार्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके संबोधन में बार बार टीएमसी, बार बार डीएमके और कांग्रेस को तो आप निशाना बनाना कभी छोड़ते ही नहीं। आपने जिस तरह से राजनीतिकरण किया कल एक पीएम ऑफिस का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना नीचे मत गिराइए उस ऑफिस को जितना आप स्तर गिराते जा रहे हैं राजनीति का। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन उस ऑफिस की मान मर्यादा रखना यह आपका परम कर्तव्य है। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि अगर आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, अगर आपकी मंशा महिलाओं को सशक्त करने की है, तो सोमवार को ये बिल लाइए और 543 की पार्लियामेंट में आप 33% आरक्षण महिलाओं को दीजिए। उनकी राजनीतिक भागीदारी में आप एक योगदान दीजिए ताकि महिला भी सशक्त हो सके सही मायने में।